नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुंबई बैठक से पहले मजबूत हुए इंडिया गठबंधन की, कर्नाटक में कांग्रेस के दांव से दबाव में आई बीजेपी की, बात करेंगे अधीर रंजन के निलंबन वापसी से घुटनों पर आई मोदी सरकार की, पीएम मोदी के लिए चुनौती बने मणिपुर की, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सिलेंडर पर तेज होती सियासत की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक से पहले मुंबई में पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, 26 दलों के नेताओं की लगाई गई तस्वीरें। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान, कहा एजेंडा आने वाले समय के लिए तैयार करना होगा, चुनाव नजदीक हैं। अरविंद केजरीवाल के पीएम चेहरे पर राघव चड्ढा की सफाई, कहा पीएम पोस्ट के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई आम आदमी पार्टी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आदित्य L1 मिशन के इंटरनल चेक पूरे 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। करीब 4 महीने में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की इंडिया बैठक से पहले एनसीपी के मुखिया शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उद्धव और शरद ने बताया कि मुंबई बैठक में 26 नहीं 28 दल शामिल होंगे। तो कौन से हैं वो 2 दल जो बढ़ाएंगे इंडिया की ताकत, देखते हैं ये रिपोर्ट। पटना में विपक्षी गठबंधन की बैठक में 16 पार्टियां जुटी थी। बेंगलुरु में ये संख्या 26 हो गई और मुंबई में अब तक 28 पार्टियों के पहुंचने की जानकारी मिल चुकी है। एनसीपी के चीफ शरद पवार ने इंडिया गठबंधन की ओर से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम परिवर्तन के लिए एक साथ आए हैं। 28 पार्टियों का सम्मेलन 31 अगस्त से शुरू होगा। चुनाव में परिवर्तन के लिए विकल्प जरूरी है। हमारा भरोसा है कि देश को एक बढ़िया विकल्प मिलेगा। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारी विचारधारा तो अलग है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, संविधान की रक्षा करना। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए कई चॉइस हैं, लेकिन भाजपा के पास मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तानाशाही जुमलेबाजी के खिलाफ हम सभी एक साथ हैं। हम भारत माता की रक्षा के लिए एक साथ आए हैं। अब बीजेपी को बचाने वाला कोई नहीं है। विकास के साथ हमें बीजेपी से आजादी भी चाहिए। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमारे गठबंधन में 11 मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन में शामिल पार्टियों को पिछले चुनाव में 23 करोड़ वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 22 करोड़ वोट मिले थे। तब हम अलग अलग थे, इसलिए भाजपा जीत गई थी। अब हम एक हैं। इंडिया की बढ़ती ताकत बीजेपी की बढ़ती मुसीबत है। मुसीबत में तो कर्नाटक बीजेपी भी दिखाई दे रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता से जो 5 वादे किए थे, उन वादों को कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी से पूरा किया है, जिसका फायदा कांग्रेस को 2024 में मिलना तय माना जा रहा है। तो कैसे कांग्रेस ने कर्नाटक दांव से देश की आधी आबादी पर साधा निशाना, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने आज मैसूर में कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया। राहुल गांधी के योजना का उद्घाटन करते ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली 1,09,54,000 महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए पहुंच गए। आपको बता दें कि योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम राशन कार्ड है। जो महिलाएं या उनके पति इनकम टैक्स देते हैं, वो योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इस मौके पर राहुल ने कहा कि हमने चुनाव में जो 5 वादे किए थे, उन्हें सरकार बनने के 100 दिन के अंदर पूरा कर दिया है। इन 5 वादों में से 4 महिलाओं के लिए हैं। इसके पीछे हमारी सोच है कि जैसे बड़े से बड़ा पेड़ मजबूत जड़ के बिना खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही कर्नाटक की मजबूती का आधार यहाँ की माएं बहनें हैं। राहुल ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मैं हजारों महिलाओं से मिला। कर्नाटक में हम लगभग 600 किलोमीटर तक पैदल चले। मैंने आपसे बात की और मुझे एक बात स्पष्ट रूप से समझ आई। आपने कहा कि महंगाई की मार आप पर पड़ रही है। इसकी मार महिलाओं को झेलनी पड़ती है। हजारों महिलाओं ने मुझसे कहा कि वो महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझ गया कि कर्नाटक की महिलाएं इस राज्य की नींव हैं। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। राहुल गांधी की इस चाल से फिर मात खा गए पीएम मोदी। मात तो कांग्रेस नेता ने भी मोदी सरकार को दी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की विशेष अधिकार समिति ने राहत दी है। उनके निलंबन को रद्द कर दिया गया है। आज कांग्रेस सांसद की तरफ से अपना पक्ष रखने के बाद समिति ने निलंबन रद्द करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूर किया है।
लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने आज कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्हें मॉनसून सत्र के दौरान निलंबित किया गया था। अधीर रंजन चौधरी ने आज संसद की प्रिविलेज कमेटी की बैठक में अपना पक्ष रखा था। कांग्रेस सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सिंह की अध्यक्षता वाली समिति को बताया कि उनका किसी की भावना को आहत करने का मकसद नहीं था। खबरों के मुताबिक कमेटी ने अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होकर बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में अविश्वास पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर कहा था, जहां राजा अंधा बैठा रहता है वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है, चाहे हस्तिनापुर हो या फिर मणिपुर हो। हस्तिनापुर और मणिपुर में कोई फर्क नहीं है। इस बयान को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था। उनकी इस टिप्पणी के बाद 10 अगस्त को उन्हें सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया था, जिसका इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त विरोध किया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी थी। इससे पहले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर इसका विरोध किया था। इसके साथ ही उनके खिलाफ इस मामले को जांच के लिए विशेष अधिकार समिति के पास भेजा गया था। इस मामले पर विशेष अधिकार समिति ने 18 अगस्त को विचार किया था। समिति ने सांसद अधीर रंजन चौधरी को मौखिक साक्ष्य के लिए 30 अगस्त 2023 को बुलाने का फैसला किया था, जिसके बाद उनके निलंबन को वापस लिया गया है। अधीर रंजन के मामले में फिर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। इधर मणिपुर में भी बीजेपी सरकार नाकाम साबित हुई है। मणिपुर में जातीय संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच खाई पाटने की जिम्मेदारी दी गई। उसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर लगभग 4 महीने से अशांत है। हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रही हैं। 3 मई से लेकर अब तक मणिपुर हिंसा में 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 50,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह प्रदेश में हालात सामान्य होने का लगातार दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उनके बयान से अलग दिखाई दे रही है। राज्य सरकार कह रही है कि प्रदेश में लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है, लेकिन एक बार फिर एक ताजा घटना ने सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया है। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य में 2 समुदायों के बीच फिर हिंसा की खबर आई है। घटना चूरा चांदपुर और विष्णुपुर जिले के बॉर्डर पर पड़ने वाले खोईरेंटक गांव की है। 25 अगस्त की सुबह बदमाशों ने कुकी समुदाय के इस इलाके में हमला बोल दिया। जवाब में गांव वालों की तरफ से भी फायरिंग की गई। खबर है कि गोलीबारी के दौरान गांव के 2 लोगों की जान चली गई है। इस घटना के बाद मणिपुर पुलिस का कहना है कि नारायण सेना इलाके से सटे गांवों में गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई और 7 लोग गोली या छर्रे लगने के चलते घायल हुए हैं। क्षेत्र में तैनात जिला पुलिस, असम राइफल सेना और केंद्रीय बलों ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। मणिपुर मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। चुनौती तो सीएम गहलोत भी बीजेपी के लिए बन गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस सीएम गहलोत ने 2030 की तैयारी भी कर ली है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस ने साल 2018 में ऐसे कदम जमाए कि बीजेपी चाहकर भी पार्टी को सत्ता से नहीं हटा सकी। अब फिर से राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। सीएम गहलोत तो अभी से विजन डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान मिशन 2030 के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। दरअसल गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान मिशन 2030 और राज्य में सुचारू विद्युत आपूर्ति को लेकर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में मंत्री परिषद सदस्यों को अपने अपने विभागों के विजन 2030 डॉक्यूमेंट को सितंबर 2023 तक तैयार कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री अपने विभागों से संबंधित विशेषज्ञों से चर्चा कर विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव लें। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान मिशन 2030 के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, जिससे बेहतरीन राजस्थान का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। सीएम गहलोत ने कहा, हर क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। सीएम गहलोत का लक्ष्य विजन डॉक्यूमेंट के जरिए जनता को साधना है। अब देखना होगा कि चुनाव में उन्हें इस डॉक्यूमेंट से क्या फायदा मिलता है।
गहलोत की तैयारियों से साफ है कि राजस्थान रिवाज बदलने वाला है, जिससे बीजेपी मुश्किल में है। अनुच्छेद 370 से भी बीजेपी मुश्किल में है। अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर 12वें दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने सवालों से मोदी सरकार को घेर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने की जरूरत पर सरकार से जवाब मांगा। और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीमावर्ती राज्य के विभाजन की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर अपने आप में अनोखा नहीं है और पंजाब और पूर्वोत्तर को भी इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अनुच्छेद 370 पर दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ में 12वें दिन भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवालों की झड़ी लगाई और कहा कि क्या संसद के पास राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति है? अगर है तो किस हद तक? अगर यूटी की स्थिति अस्थायी है तो कब तक? जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे? कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपने आप में अनोखा नहीं है। पंजाब और पूर्वोत्तर को भी इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सीजीआई ने पूछा कि आपने एक केंद्र शासित प्रदेश रहने क्यों नहीं दिया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्यों बनाए? जस्टिस संजय किशन कौल ने पूछा कि अगर आप लद्दाख को अलग किए बिना पूरा ही केंद्र शासित प्रदेश बनाते तो क्या असर होता? एसजी मेहता ने कहा कि पहले अलग करना अनिवार्य और अपरिहार्य है। असम और त्रिपुरा को भी पहले अलग कर केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया था। एक स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश नहीं घोषित किया जा सकता। सीजीआई ने कहा कि चंडीगढ़ और पंजाब से ही विशिष्ट तौर पर अलग कर केंद्र शासित बनाकर दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना एक अस्थायी उपाय है। भविष्य में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से राज्य के रूप में वापस कर दिया जाएगा। चुनाव के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 370 पर हुई सुनवाई के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दो 2024 इलेक्शन से पहले मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। 200 रुपये गैस सिलेंडर पर कम होना इसी दिशा में पहला कदम है। शायद वो जान गए हैं कि हाथ में मिट्टी की सेल्फी और घर घर तिरंगा भले ही न लगा हो, मगर घर घर वोट और घर घर महंगाई का विस्फोट जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात सिलेंडर पर तेज होती सियासत की। रसोई गैस की कीमत 200 रुपए कम करने को लेकर बीजेपी और विपक्ष में बयानबाजी तेज है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी को थैंक यू कहा, तो विपक्ष ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए दावा किया कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों पर 200 रुपए राहत देने का ऐलान किया। मोदी सरकार के सिलेंडर के दाम घटाने के फैसले के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। एक और बीजेपी नेता जहां पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता इस मसले पर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा गठबंधन बनते ही सरकार ने गैस के दाम कम कर दिए हैं। देखते जाइए, आगे से फ्री सिलेंडर भी देंगे। 9 साल से इन्हें बहनों की याद नहीं आई, इस बार रक्षाबंधन का गिफ्ट दे रहे हैं। क्या पहले रक्षाबंधन नहीं मनाया गया था? तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि जो लोग खुद बेसहारा हैं, वो एक दूसरे में सहारा खोज रहे हैं। बीजेपी नेता सिलेंडर के दाम करने पर पीएम मोदी का आभार जता रही हैं, तो सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि जब सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम होने पर पीएम मोदी का आभार जताया जा रहा है, तो सिलेंडर के दाम 700 रुपए बढ़ाने के लिए कसूरवार भी उन्हें ही ठहराया जाना चाहिए। वैसे विपक्षी दलों की ओर से अब दावा यहाँ तक किया जाने लगा है कि सिलेंडर के बाद अब डीजल पेट्रोल की बारी है। जल्दी ही पेट्रोल के दाम 20 से 30 रुपए कम हो सकते हैं, तो गैस सिलेंडर के दामों में अभी और कटौती हो सकती है। वैसे विपक्ष इस मामले में मोदी सरकार
सरकार पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि ये किस्सा है डेमो कुर्सी का। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की 2 बैठकों से 200 रुपए दाम घट गए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।